नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, कल से रूटीन वर्क, क्योंकि 2 दिन के बीच में छुट्टियां थी, इसीलिए राज्य सरकार का कामकाज कल से रिज्यूम हो रहा है और नया वित्त वर्ष भी शुरू हो रहा है कल से 1 अप्रैल से। मुख्यमंत्री ने इस बार के बजट भाषण में जो घोषणाएं की हैं उनको कल से लागू करना शुरू करेगी सरकार। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि इस वित्त वर्ष में 2 बड़े बदलाव किस तरह के होने वाले हैं। सब्सिडी का जो कॉस्ट है सरकार वो कम करेगी और जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ेगी। तो इन दोनों में क्या इम्पैक्ट आप लोगों पर, जो प्रदेश के लोग हैं, उन पे आने वाला है, वो आज एक मसला रहेगा बातचीत का। दूसरी बात करेंगे ट्रांसफर बैन और रेगुलराइजेशन के मैटर को लेकर, क्योंकि दोनों ही डेडलाइन लगभग नजदीक हैं जब सरकार ने इन दोनों मामलों में फैसला लेना है। ड्रग्स के नेटवर्क पर राज्य सरकार ने बड़ी स्ट्राइक की है और 2 एक साथ एक्टिविटी सामने आई है। एक तो 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अलग अलग क्षेत्रों से नए एक्ट के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। और जो मैंने कल आपको बताया था कि पंजाब के पाकिस्तान से सटे इलाके से जो है एक जो तस्कर है उसको, जिसको शिमला जो ड्रग्स की सप्लाई करता था, चिट्टे की सप्लाई करता था, उसको शिमला पकड़ कर लाए हैं। आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। और इस नेटवर्क में बहुत सारी और नई चीज़ें हमारे सामने आने वाली है, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। 250 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया था जुब्बल में या कोटखाई में, अपर शिमला में ही पकड़ा गया था। और उस चिट्टे को पकड़ने के बाद आगे जो फॉरवर्ड लिंकिंग में चीज़ें मिलती हैं उसमें ये एक्शन हुआ है। और ये एक्शन होने के बाद अब किस तरह से पुलिस आगे बढ़ रही है उसकी भी इस बुलेटिन में बात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक वादा पूरा किया है बोनाफाइड सर्टिफिकेट को लेकर, और ये किन के साथ वादा किया गया था और कैबिनेट के फैसले के बाद इसको किस तरह से लागू किया गया है, ये आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। साथ में बात करेंगे प्रशासनिक फेरबदल को लेकर जो हलचल राज्य सचिवालय में चल रही है, खासकर मुख्य सचिव को लेकर एक्सटेंशन का फैसला होने के बाद, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी वर्तमान परिस्थितियों में। और इसके साथ जो और चीज़ें अभी बात करने की हैं उसमें राज्य चयन आयोग से आज आपको 2 अपडेट देंगे। बहुत सारे हमारे व्यूअर राज्य चयन आयोग की अपडेट मांगते रहते हैं कि कब से भर्तियों को प्रक्रिया रिज्यूम होगी और कब से जो है राज्य सरकार जो नए सिरे से आवेदन लेना शुरू करेगी, क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद राज्य चयन आयोग में जो नई रिक्विजिशन और नई भर्तियों का मामला है वो अभी पूरी तरह से रुका हुआ है। बीआरसीसी भर्ती के सिलेबस को लेकर एक आज डिमांड उठी है, उसकी बात करेंगे। लोन पर फीस माफ हो गई है, वो बात करेंगे। साथ में बात करेंगे सड़कों पर जो वोकेशनल ट्रेनर उतरे हैं और शिक्षक संघों में चुनाव आ गए हैं। बद्दी और चंडीगढ़ के बीच में जिस रेल लाइन का बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है उसमें देरी क्यों हो रही। और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो बद्दी का ही है, जिसमें 3 साल की बच्ची जिंदा जल गई है। और मौसम को लेकर नई प्रेडिक्शन क्या हमारे सामने आई है। इन सारी चीज़ों को लेकर एक एक करके बात अब करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बुलेटिन में ये जो किस प्रेफरेंस के तहत ये मामले लिए जाएंगे और फिर आपको उसी तरह से उसकी जानकारी भी देंगे। देखिए, अभी जो मामला मौसम का है, अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें, जो फोरकास्ट रहता है, तो उसके मुताबिक वैसे जनरली अगले 10 दिन के लिए मौसम साफ है, लेकिन 3 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, इनमें जो है आइसोलेटेड प्लेसेस पे हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। ये अभी एक फोरकास्ट आया है, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर में जो इंक्रीज है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें भी अब इंक्रीज रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाद एक बद्दी में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ भटोली कला में, जहाँ पर जो ये प्रवासी लेबरर्स होते हैं इनकी वहाँ पर बहुत सारी जो झुग्गियाँ एक साथ थी, 19
झुग्गियां एक साथ जली हैं। आजकल मौसम अब तप रहा है, कहीं एक जगह से आग लगना शुरू हुई, उसके बाद इस आग को नियंत्रित नहीं किया जा सका और इस इंसिडेंट में 3 साल की एक बच्ची जिंदा जल गई है। और ये दुखद इस घटना का पार्ट है, क्योंकि उस बच्चे को निकालने का या उसको बचाने का वक्त ही नहीं मिला और इस हादसे में उसकी जलकर मौत हो गई है। ये इंसिडेंट बद्दी में आज हुआ है। इसके बाद बात करेंगे चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन को लेकर, और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं इंदु गोस्वामी, उन्होंने ये सवाल पूछा था राज्यसभा में, क्योंकि हिमाचल में चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन को लेकर बहुत इंतज़ार हो रहा है, ना सिर्फ इंडस्ट्री के माध्यम से बल्कि जो वहाँ लोग रहते हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसके लिए जो आवागमन है वो फिर इजी हो जाएगा और जो प्रेशर है बाई रोड ट्रेवल का वो भी कम होगा। तो जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि अभी तक इस रेल लाइन पर जो है टोटल खर्चा जो 967 करोड़ खर्च हो चुका है, तो और टोटल जो लागत है इस रेल लाइन की वो 1540 करोड़ है। लेकिन हिमाचल सरकार ने अभी तक इसके लिए 180 करोड़ अभी नहीं दिए हैं जो उनका हिस्सा है। 305 करोड़ इन्होंने अभी तक दिए हैं राज्य सरकार ने और 968 करोड़ अब तक खर्च हुए हैं। लेकिन हिमाचल की ओर से देरी हो रही है पैसे देने में, 179 पॉइंट समथिंग अमाउंट अभी बताया जो अभी पेंडिंग है। और ये भी कहा कि जो जैसे ही ये मनी आ जाएगा उसके बाद इसको तेजी देंगे। और दूसरा 50-50 की कोलैबोरेशन पर इस रेल लाइन को बनाया जा रहा है हिमाचल और पंजाब के साथ, हिमाचल और केंद्र के साथ। और आगे भी भविष्य में इसको कितनी जल्दी बनाया जाएगा ये निर्भर करेगा हिमाचल सरकार कितनी जल्दी अपना हिस्सा देती है। वैसे जो इसको रेल लाइन पर जो टारगेट है इसको पूरा करने का, इसीलिए उस टारगेट को अभी तक नहीं तय किया जा सका है। ये रेल लाइन को लेकर बात है। अब बात करते हैं शिक्षक संघों के चुनाव की। देखिए हिमाचल में बहुत सारे जो शिक्षक संगठन हैं उनके अब चुनाव आने वाले हैं। अभी तक 2 संगठनों ने अपनी कार्यकारिणी भंग करके चुनाव की घोषणा की है। स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन है और साथ में है दूसरे इसमें प्रशिक्षित राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ, ये त्रिवार्षिक चुनाव इनके होते हैं। और जो लेक्चरर संघ है इनके प्रधान लोकेंद्र नेगी थे, इन्होंने भी ये कहा है कि वो चुनाव की चार्ट तैयार कर लिया गया है और सारे जिलों में ये कार्यकारिणी के चुनाव होंगे। फिर प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव 18 मई को इन्होंने निश्चित किए हैं। इसी तरह से जो बाकी शिक्षक संगठन हैं उनमें भी अभी ये शेड्यूल जारी होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम जगह जो ये चुनाव हैं वो शेड्यूल अब उसी तरह से आ रहा है। जहां तक बात वोकेशनल ट्रेनर के हड़ताल की है तो ये शिमला के चौड़ा मैदान में हड़ताल पर बैठे हैं पिछले 2-3 दिन से। शिक्षा मंत्री के साथ इनकी एक बैठक हो गई लेकिन उसमें नतीजा नहीं निकला। शिक्षा मंत्री अब अपने चुनाव क्षेत्र जुब्बल कोटखाई के दौरे पे चले गए हैं, आज वो वहीं पे दौरे पे हैं, लेकिन इनका कोई हल नहीं निकला है। 31 मार्च जो कंपनियों के साथ एग्रीमेंट था उसका लास्ट डेट है। कल से नए वित्त वर्ष के साथ नया अवधि शुरू हो जाएगी। ये अड़े हुए हैं कि जो कंपनी है उसको बीच में से निकालो और डायरेक्टली एक बॉडी बना के विभाग के माध्यम से सैलरी देने की व्यवस्था करो। और इसी जिद में ये 29 मार्च से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं चौड़ा मैदान में। और पूरे प्रदेश में 2100 के आसपास इनकी संख्या है। इन्होंने ये कहा है कि जल्दी हमारा मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश से शिक्षक इस धरने को यहाँ ज्वाइन करेंगे। लेकिन 1 अप्रैल से क्या व्यवस्था होगी ये ज़रूर सरकार को देखना चाहिए, शिक्षा विभाग को देखना चाहिए, अदरवाइज स्कूलों में इसका असर पड़ेगा। अगली बात करेंगे हम जो BRCC सिलेबस से पहले बात कर लें, जो लोन पर फीस माफ़ हुई है। देखिए राज्य सहकारी बैंक ने ये ऑफर किया है कि अभी नवरात्र में, क्योंकि लोगों ने गाड़ियां लेनी होती हैं, बाकी लोनिंग का काम होता है, तो व्यावसायिक वाहनों की खरीद पर, व्यक्तिगत और व्यावसायिक पर्सनल व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल दोनों की खरीद पर प्रोसेसिंग फीस 100% माफ कर दी गई है। और ये
जो राज्य सरकारी सहकारी बैंक हैं उनकी तरफ से उनके जो प्रबंध निदेशक हैं श्रवण मांटा, उन्होंने ये जानकारी दी है। और इसके लिए अगर किसी ने गाड़ी खरीदनी है तो सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक शिमला में ऐसा है जहां पर कोऑपरेटिव बैंक में आपको फीस नहीं लगेगी, जो प्रोसेसिंग फीस है लोन की वो नहीं लगेगी। ये इन्होंने ऑफर किया है अपने उपभोक्ताओं के लिए और नवरात्र के लिए सिर्फ पर्सनल और कमर्शियल व्हीकल के लिए। अगली बात करेंगे जो अभी बीआरसीसी के सिलेबस की बात है। देखिए बीआरसीसी के 286 पदों को भरने को लेकर 6 अप्रैल को परीक्षा लेने वाला है समग्र शिक्षा, और इसको लेकर जो तैयारियां कर ली गई हैं, शिमला के पोर्ट मोर स्कूल में ये परीक्षा ली जा रही है। लेकिन इस परीक्षा से पहले सिलेबस अब तक जारी नहीं हुआ है, और वैसे बात ये सही है। और ये मसला उठाया है अभी इस पूरे मसले को राजकीय टीजीटी कला संघ प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल और उपाध्यक्ष देशराज कालिया ने ये बात कही है। और इन्होंने ये कहा है कि बीआरसीसी भर्ती परीक्षा का सिलेबस जारी करे विभाग जल्दी, क्योंकि तभी जो है इसकी जो परीक्षा है उसके हिसाब से आगे पूरी हो पाएगी। और दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि टीजीटी और प्रवक्ता पदों का रोस्टर जो है वो भी जल्दी तय कर दिया जाए, ताकि इसमें कन्फ्यूज़न जो बना हुआ है वो कन्फ्यूज़न जल्दी दूर हो जाए। ये 2 मांगें इनकी तरफ से अभी हमारे सामने आई है। इसके बाद अगली बात करें अगर, तो जो अगला मामला अभी चल रहा है वो है राज्य चयन आयोग से ब्रेकिंग न्यूज़ का। 2 खबरें अभी तक वहां से हैं। देखिए राज्य चयन आयोग में 2 तरह की चीज़ों का इंतज़ार प्रदेश का युवा कर रहा है जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन करना है, और रिक्विजिशन आने के बाद जो एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, मतलब सीबीटी शुरू हो जाए और दूसरी तरफ उनका जो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो शुरू हो जाए। तो जो IT विभाग के साथ इनकी बैठक है राज्य चयन आयोग की वो कंप्लीट हो गई है, और IT विभाग ने इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल को तैयार कर लिया है। लेकिन इस पोर्टल के साथ कनेक्ट किया जा रहा है पेमेंट गेटवे को, इसीलिए उसकी इंटीग्रेशन की जा रही है, क्योंकि जब बाकी विभागों से भी रिक्विजिशन आएगी उस रिक्विजिशन को भी पेमेंट गेटवे के साथ एक तरह से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उस इंटीग्रेशन पे काम चल रहा है। 2 दिन का टाइम IT डिपार्टमेंट ने मांगा है इनसे। और इसके बाद जो राज्य चयन आयोग के सचिव हैं वो भी शायद कल से शिमला में हैं, क्योंकि इनको बाकी जो काम इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है वो काम प्रक्रिया यहाँ पूरी करनी है। OTR की प्रक्रिया जैसे ही बनेगी इस पोर्टल का लॉन्चिंग मुख्यमंत्री से करवाने की तैयारी है। और क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद भी इसके लिए एक डेडलाइन दी थी पहले 20 मार्च की, उसमें थोड़ी सी देरी हुई, दूसरी तरफ सरकार बिजी थी बजट सत्र में, और इसी कारण अब ये पोर्टल लॉन्च किया जा सकता है बहुत जल्दी। इस पोर्टल को लॉन्च करने के बाद प्रदेश के युवा जो क्लास 3 की भर्तियों में अपीयर होना चाहते हैं उनको अपने आप को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवानी होगी इस पोर्टल पर। और फिर जब उससे रिलेटेड कोई पद विज्ञापित होगा, रिक्विजिशन आएगी और उस पद की विज्ञापन जारी होगा, तो जैसे ही विज्ञापन जारी होगा OTR जब आप कर चुके होंगे तो आपके मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आएगा कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी के मुताबिक ये पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो विंडो खुलेगी इस पोर्टल पे एप्लीकेशन की, तो आप फिर तब उसमें अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन OTR आपको पहले करनी है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करना है, ताकि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल और आधार कार्ड वो उससे लिंक हो जाए। एक बार वो लिंक हो जाएगा तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी उसमें रजिस्टर हो जाएगी, जैसे रोजगार कार्यालयों में होता है। और उसके बाद जैसे ही पोस्ट कोई आएगी वो आपको अलर्ट मैसेज आएगा, उसके बाद आपको पास एप्लीकेशन के लिए विंडो मिलेगी, एप्लीकेशन पोर्टल जैसे ही खुलेगा आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये प्रक्रिया अब रहने वाली है। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपको अलर्ट मैसेज मिल जाएगा, और आप जब अप्लाई करोगे तो आपको ऑनलाइन ही फीस उसी टाइम भरनी है जो पेमेंट गेटवे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कोई ऑर्डर करते हैं या फिर कोई और प्रक्रिया जैसे पैसा ट्रांसफर करते हैं UPI के थ्रू, वही प्रक्रिया इसमें रहेगी। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप उसमें अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, ना आप उसमें फीस डिपॉजिट कर पाएंगे। तो राज्य चयन आयोग के पास
जो बाद में स्क्रीनिंग का एक काम पड़ता है वो काम भी नहीं होगा और वो उस काम से बच जाएगा। तो ये दो चीजें हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, वो है क्या हमारे पास राज्य चयन आयोग के पास प्रेजेंटली सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए एजेंसी है या नहीं। प्रेजेंटली कोई एजेंसी नहीं है। बात कर रहे हैं और ड्राफ्ट भी चला गया एमओयू का, वो गया सीडैक को, भारत सरकार की एजेंसी है, उसको सरकार ने चुन लिया है, कैबिनेट से फैसला हो गया है, लेकिन अभी तक एमओयू नहीं हुआ है। एमओयू से पहले जो ड्राफ्ट भेजा गया था सीडैक ने उसमें एक शर्त लगाई कि आपको इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज लगाना होगा, मैंडेटरी होगा। राज्य चयन आयोग ने कहा कि आप सरकार के साथ बात कर रहे हैं, सरकार ऐसा तो नहीं है कि आपने जो काम किया उसके पैसे नहीं मिलेंगे या पैसे देने के बदले हम भाग जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि भारत सरकार से ही हमें ये परमिशन नहीं मिलती, हम जिस भी बॉडी के साथ एमओयू करते हैं उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज को रखना मैंडेटरी है और इसीलिए हिमाचल सरकार भी आर्बिट्रेशन क्लॉज को मैंडेटरी करे, यानी कि उसमें ऐड करे। तो वो राज्य चयन आयोग ने कंसर्न एडी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उसको फाइल भेजी है, एडी ने आगे परमिशन के लिए भेजी है। ये जब परमिशन मिल जाएगी तो फिर ये एमओयू अभी होना है। एमओयू से पता लगेगा कि पर कैंडिडेट कितनी फीस दे होगी, मतलब कैंडिडेट से कितने पैसे लेंगे, क्योंकि जो एडसिल के माध्यम से परीक्षा कराई थी उसमें शर्तें बहुत थी और 35 लाख देने पड़े थे, जो 500 से भी कम आवेदकों या कुछ इस तरह का फिगर उसमें आ गया था, क्योंकि उसमें 3000 के मिनिमम आवेदकों की शर्त लगी हुई थी कि इतने पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। अब इस मामले में ये किस तरह की प्रक्रिया रहेगी वो तब पता लगेगा जब एमओयू हो जाएगा और एमओयू की शर्तें हमारे सामने आ जाएंगी। तो अभी अगर ओटीआर एकदम मिल हो भी जाएगा तो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रिक्विजिशन तब विज्ञापित होगी जब सीबीटी के लिए एजेंसी पूरी तरह काम करने को तैयार हो जाएगी, मतलब उनके नोड्स जो कंप्यूटर नोड्स होते हैं वो यहाँ बन जाएं और वो एग्जाम लेने को तैयार हो जाएं, तो तभी हम उसमें कह पाएंगे कि इसमें कोई नई बात या इमीडिएट कोई चीजें इसमें हो रही हैं। अगली बात करते हैं प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी को लेकर। देखिए, मुख्य सचिव के पद पर हाल ही में फैसला हुआ है भारत सरकार से। ये सरप्राइज था अपने आप में, क्योंकि प्रबोध सक्सेना का कार्यकाल पूरा हो गया था, फिर 6 महीने की एक्सटेंशन विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से भारत सरकार ने अनुमति दे दी। अब इनका फैसला होने के बाद जो प्रशासनिक स्तर पर कुछ चीजें ठीक करनी है या बजट सत्र से पहले तक के जो अनुभव सरकार के रहे हैं या जहां कार्यकाल पूरा हो गया है, उसमें अब बदलाव को लेकर कुछ बातें चल रही हैं, कुछ चर्चा चल रही है, कुछ हलचल चल रही है। इसमें 2 जगह जो जिलों में डीसी हैं उन पे नाम पे विचार हो रहा है, सचिवालय में प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ हेरफेर पर विचार हो रहा है और एचओडी लेवल पर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। हालांकि वर्तमान सरकार में अनुभव ये रहा है कि चर्चाएं और फाइलें कई बार चलती रहती हैं, लेकिन ऑर्डर होते होते बहुत लंबा टाइम लगता है और कई बार वो फाइनली ऑर्डर होता भी नहीं। तो इस बार होते हैं कि नहीं, लिमिटेड होते हैं या फिर बल्क ट्रांसफर होती है, उन दोनों चीजों को अभी देखना होगा। जब ऑर्डर होगा तभी कर पाएंगे। लेकिन अभी तक जो हलचल हमारे सामने दिख रही है, हम सिर्फ उस आधार पे आपको कह रहे हैं कि कुछ चीजें चल रही हैं जिसको लेकर ट्रांसफर को लेकर कोई बात या कोई ऑर्डर आने वाले दिनों में हो सकता है और इसका इंतजार जो है अभी रहेगा। अगली बात करेंगे कि जो मुख्यमंत्री ने वादा पूरा किया है। देखिए, ये वो वादा है जो अनाथ बच्चे हैं प्रदेश के, उनके साथ किया गया था। उनके लिए सुखाश्रय स्कीम तो खैर आई ही, उसमें उनको कई तरह का बेनिफिट भी मिला, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात थी इसमें वो थी कि राज्य सरकार ने बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र इनको देने का अधिकार दिया। अदरवाइज इनको ये प्रमाण पत्र नहीं मिलता था। जब इनके पास ये प्रमाण पत्र नहीं होता था तो सरकारी स्कीमों के लिए एलिजिबल नहीं होते थे और रोजगार के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाते थे। अभी कुछ रोज पहले हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी अनुमति दी गई थी और अब जो मुख्यमंत्री ने 30 अक्टूबर 2024 को शिमला में बाल आश्रम टूटीकंडी के दौरे के दौरान पहला दौरा किया था, उसके बाद समीक्षा की थी। रिपोर्ट देखने के बाद ये कहा था कि इनको योजनाओं का लाभ देने के लिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अब उसके लिए ये व्यवस्था कर दी गई है। तो इनके साथ जो वादा किया था उस वादे को पूरा कर दिया गया है और वही जानकारी हमने आपके साथ इसमें साझा की। अब अगली बात करेंगे और अगली जो बात है वो है ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ी स्ट्राइक की। देखिए, 2 स्ट्राइक्स इकट्ठी हुई हैं। जुब्बल कोटखाई में जो 250 ग्राम चिट्टा पकड़ा
पकड़ा गया था, उसकी बैक चैनल इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान बॉर्डर से एक तस्कर को पकड़ कर लाए हैं। पंजाब के तरन तारण पाकिस्तान बॉर्डर से 3 किलोमीटर के अंदर ये रहता था। बूटा सिंह इसका नाम है और शिमला पुलिस ने पकड़ कर लाया है। शिमला से लेकर रोहड़ू तक इसका जो चिट्टे की सप्लाई का नेटवर्क था और इसको पकड़ कर लाया है। इसके बाद अब जो बाकी कार्रवाई है वो आगे की जानी है। लेकिन एक एक्शन ये है, इससे भी बड़ा दूसरा एक्शन राज्य सरकार की तरफ से है। जो हाल ही में एक कानून बना था पीआईटी एनडीपीएस का, उसमें 8 लोगों को प्रिवेंटिव और बाकी जो सबूत थे उनके आधार पर अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। और ये जो अरेस्ट हुई हैं ये कांगड़ा जिला के नूरपुर, सिरमौर, चंबा और बीबीएन से हुई हैं। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनको हिरासत में लेने के बाद पहले, हालांकि इससे पहले 4 लोग भी लिए गए थे, लेकिन 8 अभी हुए हैं। इनकी प्रॉपर्टी और इनकी जांच की जा रही है और अगर प्रॉपर्टी भी इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट की मिली तो फिर आगे उसमें भी एक्शन अलग से होगा। लेकिन इस तरह का एक्शन पुलिस पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में ये एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है, क्योंकि दरअसल जब ड्रग्स में कोई आदमी पकड़ा जाता है तब तो अरेस्ट हो जाती है, वो सामान्य प्रक्रिया में चलती रहती है। लेकिन जो लोग इस नेटवर्क में होने और इस नेटवर्क में होने के शंका के आधार पर पकड़े गए हों और जिनकी प्रॉपर्टी को इमीडिएट अटैच करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही हो, ये इस तरह का एक्शन ये 8 लोगों के खिलाफ पहली बार हुआ है। तो ये भी एक बड़ी बात है जिसको लेकर जो आज ये कार्रवाई हमारे सामने आई है। अब बात करते हैं ट्रांसफर बैन और रेगुलराइजेशन को लेकर। देखिए, कल से 1 अप्रैल है और जो राज्य सरकार में कामकाज की प्रक्रिया भी रूटीन में आ जाएगी नए वित्त वर्ष के साथ ही। तो 31 मार्च रादर 29 मार्च तक जो 2 साल पूरे कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी, उनको रेगुलर करने के लिए राज्य सरकार ने ऑर्डर करना है। लेकिन अभी तक की सिचुएशन है, पर्सनल डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि हम फाइल तब मूव करेंगे जब राज्य सरकार के निर्देश होंगे। सुमोटो ये फाइल मूव नहीं होगी, इसीलिए ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इस फाइल को मूव करने में देरी हो सकती है। जो लोग अभी 2 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं उनको अपने अपने माध्यम से अपने विधायक, अपने मंत्री या फिर जो भी उनके पास अवेलेबल ऑप्शन है, अपने एचओडी के माध्यम से इस मसले को जल्दी से सरकार के ध्यान में भी लाना चाहिए। हमें भी जब भी मौका मिलेगा हम भी इस मामले को ध्यान में लाएंगे। तो एक मसला 1 अप्रैल से रेगुलराइजेशन का ड्यू है और ये राज्य सरकार के ऊपर है अब वो कितनी जल्दी इसमें ऑर्डर करते हैं। जिन विभागों ने डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है वो तो ठीक है, जब सरकार से ऑर्डर होगा तो ऑर्डर कर देंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं की है, कम से कम वो विभाग अपने यहां पूरी कर लें ताकि कर्मचारियों को रेगुलर करने में आगे देरी ना हो। दूसरी बात है इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है रेगुलराइजेशन के साथ ट्रांसफर बैन की। देखिए, वर्तमान सरकार में पिछले वित्त वर्ष में ट्रांसफर लगभग बैन रही और अगर ट्रांसफर एक ऑर्डर हुए भी तो बहुत कम ऑर्डर हुए और इसीलिए लोगों को, कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए विंडो मिलेगी या नहीं, उस विंडो का पता लगेगा अब इस हफ्ते में जो ये 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है कि इसमें ये विंडो दी जाती है कि नहीं कर्मचारियों को जो ट्रांसफर को लेकर जिन्होंने अप्लाई करना है या फिर बाकी सारी चीजें इसमें होंगी कि नहीं। इसी हफ्ते जो कल से शुरुआत हो रही है इसमें हम इस चीज को भी कंफर्म करेंगे। एजुकेशन में शिक्षा मंत्री इनकार कर चुके हैं कि एजुकेशन में विंडो खोलने की जरूरत नहीं है, नीड बेस्ड जो ट्रांसफर होंगी वो कर ली जाएंगी और पहले जो रैशनलाइजेशन वाले ऑर्डर होंगे वो होंगे और बाकी फिर नीड बेस्ड होंगी। तो ये एक जो दूसरा मसला है ट्रांसफर बैन और इसका। अब बात करेंगे किसकी सब्सिडी कटेगी और किस पर टैक्स बढ़ेगा। देखिए, नया बजट मुख्यमंत्री का लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से और 1 अप्रैल से लागू होने के साथ साथ जितनी घोषणाएं इस बजट में की है, चाहे वो किसानों के लिए हैं, बागवानों के लिए हैं, जिनके मानदेय बड़े हैं उनके लिए है, या जो बिल्कुल नई अनाउंसमेंट्स हैं, दूध और उसके रेट्स हैं, दिहाड़ी बढ़ी है, ये सारी चीजें लागू होना शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकार अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेगी वो एक मुख्य तौर पर मामला है। 1 अप्रैल से देखिए आपको सब्सिडी में राज्य सरकार ने जो नया बजट दिया है उसमें सब्सिडी में कट प्रस्तावित किया है। वित्त वर्ष 2024-25 जो आज खत्म हो रहा है उसमें राज्य सरकार ने 2152 करोड़ की सब्सिडी दी। इसमें चाहे आप राशन की सब्सिडी रखिए, चाहे बिजली की सब्सिडी रखिए, चाहे पानी की सब्सिडी रखिए, चाहे और तरह की सब्सिडी रखिए, ये 2152 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार देती थी। वित्त वर्ष 25-26
के लिए राज्य सरकार ने सिर्फ 1562 करोड़ की जो सब्सिडी है वो देने का प्रावधान किया है। तो आप ये देखिए कि 600 करोड़ के आसपास की सब्सिडी काट दी गई है। अब ये किसकी कटेगी वो नए वित्त वर्ष में पता चलेगा कि क्या वो बागवानी और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर की सब्सिडी होगी, या फिर वो राशन के कुछ चीजें कम होंगी, या राशन वाली जो वैसे तो इस वित्त वर्ष में ही कुछ कम हो गई थी, लेकिन किस सेक्टर में ये सब्सिडी पे कट लगेगा वो इस वित्त वर्ष में पता चलेगा। मैं आपको बजट बुक के प्रावधान बता रहा हूं जो इस साल हमने बजट सब्सिडी पे खर्च किया और अगले साल का प्रावधान है। इसी तरह से कलेक्शन में भी कुछ चीजें चेंज हुई हैं, जैसे वैट वैल्यू एडेड टैक्स जो पेट्रोल डीजल पर हम लोग देते हैं। इस साल के लिए जो कलेक्शन हुई वो 1975 करोड़ की हुई, जो आज वित्त वर्ष खत्म हो रहा है। अगले साल के लिए जो कलेक्शन है 25-26 की वो 2212 करोड़ है। तो ये एक जो वैट है वो बढ़ने वाला है। अब इसमें रेट बढ़ेगा या कलेक्शन का दायरा बढ़ेगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। सबसे बड़ा इंक्रीज किया गया है भू राजस्व में, जो वर्तमान वित्त वर्ष में सिर्फ 17 करोड़ कलेक्ट हुआ, 17 करोड़। और अगले साल 25-26 में जो बजट बुक में शो किया गया है वो 1019 करोड़ शो किया गया है, मतलब 1000 करोड़ ज्यादा है। जो अगले साल में ये 1000 करोड़ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगी राज्य सरकार, ज्यादा जो इस साल से अतिरिक्त। तो अब ये किस पे लगेगा? ये टूरिज्म यूनिट पे लगेगा, इंडस्ट्री पे लगेगा, बिजली प्रोजेक्टों पे लगेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। सरकार ने नया बिल पारित कर दिया है, वो जब एक्ट बन जाएगा तो इसको लागू करेंगे। और इसमें भी कलेक्शन जो है वो मतलब आप समझ सकते हैं कि 1000 करोड़ ज्यादा बढ़ा दी है, तो आप समझ सकते हैं। जीएसटी में भी 6010 करोड़ के बजाय 700 करोड़ की इंक्रीज शो की गई है, तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगी। और जो बाकी चीजें हैं उनमें ज्यादा बड़ा इंक्रीज नहीं है, लेकिन जो जो इंक्रीज है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये किस तरह से लागू होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, और इसीलिए नए वित्त वर्ष लागू होने से पहले इसकी जानकारी आपको देना जरूरी था। ये आज की जो प्रमुख बातें इस बुलेटिन में हम आपके साथ हमने साझा की। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें। कल से जब वर्किंग डे शुरू होगा तो हम आपके कमेंट्स को लेकर जो विधानसभा सत्र के दौरान भी कमेंट्स हैं, जो इश्यूज आए हैं, उनके रिप्लाई लाके आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको इसकी सूचना देंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।